magnetic force on moving charge to the left and to right hand को carry करेगी। देखा हमने एफ इक्वल क्यू की संख्या पढ़ी है और उसके बाद हमने कहा था कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए होगी तो उसके लिए आप राइट हैंड रूल लगाएंगे। मैंने दो राइट हैंड रूल बताया, एक वो बताया होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो और एक मैंने वो राइट हैंड पाम बताया। ठीक, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक गौर से इसमें सुनना है क्योंकि पीएमसी के सिलेबस में इसका खास तौर पर जिक्र है, लेकिन टॉपिक एज सच आपने अपने सिलेबस में ना बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। सिर्फ ई बाय एम रेशो में आप कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत जिक्र नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं जिसकी डायरेक्शन ये है, या दिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द बोर्ड। क्रॉस का मतलब होता है क्या, इनटू द बोर्ड, और डॉट का मतलब होता है क्या, आउट ऑफ द बोर्ड। अगर यहां पर एक चार्ज पार्टिकल एंटर हो इस तरीके से, एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव, तो जब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा ये वाला वो इसका अप्लाई, फील्ड इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी राइट है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, कुछ ऑफ द पावर इज अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है अपवर्ड ही जाएगा। जब ये अपवर्ड जाएगा तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, करंट पाथ। जैसे फील्ड खत्म होगा बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वेलोसिटी के क्या होती है, परपेंडिकुलर। और एक ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बने, इट कैन बिहेव लाइक सेंटीमीटर फोर्स। और सेंट्रिपेटल फोर्स का काम क्या है, बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाना। देखिए यहाँ पे एक करंट बन रहा, अगर फील्ड ज्यादा होती तो ये और ज्यादा करंट बनता हुआ नजर आता। ठीक, यहां से हमने एक चीज सीखी, अगर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड से, तो जब वो एग्जिट करेगा ना तब उसकी स्पीड क्या होगी, 10 पावर 6। तो एक जुमला था स्टॉक्स में, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड की वैल्यू को ना बढ़ा सकती है ना कम कर सकती, सिर्फ डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज। इसी वजह से पेपर में एक सवाल आता था कि which of the following cannot be changed by magnetic field, velocity, momentum, kinetic energy, या all of the above। मैग्नेटिक फील्ड इन चार तीन में से किसको चेंज नहीं कर सकती। मैंने अभी वेलोसिटी नहीं कहा, मैंने बड़ा टिका के ना जुमला कहा था, स्पीड। 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, इसका मतलब वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा मोमेंटम क्योंकि वेक्टर है, जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज। काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, वहां पर v स्पीड है, तो अब उसका डायरेक्शन में ताल्लुक है ना, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। तो जितनी काइनेटिक यहां पर होगी उतनी काइनेटिक यहां पर होगी, लेकिन जितनी वेलोसिटी और मोमेंटम यहां पर होगी यहां पर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तब इसका सही जवाब होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अच्छा फर्ज कर ले एक और चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ और वो मुस्तकिल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लगा। इस चार्ज पार्टिकल के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी क्या, एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटेंडेड नाम से खड़ा, लेकिन एक्सटेंडेड का मतलब भरने से नहीं है कि फील्ड बहुत बड़ी है। देखें इस चार्ज के लिए फील्ड एक्सटेंडेड है, क्यों, चार्ज के अंदर फील्ड इतनी बड़ी है कि उससे बाहर नहीं निकल पा, लेकिन जो दूसरा चार्ज था वो तो बाहर निकल गया। यानी इस चार्ज के लिए एक्सटेंडेड नहीं है, लेकिन इस चार्ज के लिए क्या है, एक्सटेंडेड। अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है अगर फील्ड एक्सटेंडेड हो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ followed by a moving charge entered the field perpendicularly. पॉजिटिव चार्ज
अच्छा चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव फर्क तो नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ सर्किल क्यों बना रहा होगा, नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ नॉर्मल सर्किल बना रहा होगा, बनाएगा सर्कुलर पाथ। तभी हमने लिखा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। याद रखिएगा ये जो जुमला है सर्कुलर पाथ, इसके लिए ये कंडीशन जरूरी है, चार्ज एंटर द फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक। और ऐसी सूरत में आप ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बराबर होती है एफ इक्वल क्यू बी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, क्यू बी के। और यहाँ क्या लिखा होगा साइन थीटा, क्योंकि थीटा 90 है साइन 90 मान होता है, तो इससे क्या बन जाएगा एफ इक्वल क्यू बी। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि ये फोर्स बिहेव करेंगे लाइक सेंटीमीटर फोर्स, तो ये क्या बनेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं तो ये बनेगा क्यू वी बी इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी से स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या बन जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो सेकंड ईयर के पास पेपर आपने देखे होंगे ना वहां पे ये सवाल आपको बहुत फ्रिक्वेंटली नजर आएगा, क्योंकि ये टॉपिक पुराने सिलेबस का था, नए में नहीं है। अगर परपेंडिकुलर ना हो, नॉट परपेंडिकुलर, जो पाथ होगा वो सर्कुलर नहीं बनेगा, वो इलिप्टिकल बनेगा। इलिप्टिकल जैसे स्प्रिंग होता है, अगर मैं एक स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग को ऐसे रख दूं तो आप देखिए वो क्या होगा, वो गोल घूमेगा, क्या एक ही प्लेन पे घूमता रहेगा या मुस्तकिल नीचे शिफ्ट होता रहेगा, शिफ्ट होगा। जैसे आपके पास स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग होता है, एक टर्न कंप्लीट हुआ थोड़ा नीचे आया, दूसरा टर्न कंप्लीट हुआ नीचे आया। तो अगर चार्ज परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो एलिप्टिकल होगा, हेलिकल होगा, ठीक है। हेलिकल पाथ होगा और उस हेलिकल पाथ का रेडियस बराबर होता है एम वी sin थीटा अपॉन क्यू। ये मैंने आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक। अब ये इस्तेमाल कैसे होगा सबको देखेंगे, मैंने सब नोट कर दिया।
अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है, एक तो ये तो ये हो सकता है आसान सा कि आपको कोई न्यूमेरिकल मिल जाए, चार्ज का मास दें, वेलोसिटी दें, चार्ज दें, फील्ड दें और आपसे कहें कि रेडियस कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल, सवाल अगर मेरे पास इस तरह का है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड, एक फील्ड में एंटर होता है जो 2 टेस्ला है। आपसे कहा जाता है कि ये बताइए कि रेडियस क्या हो। तो आपने कहा सर आर बराबर होता है एमपी अपॉन क्यूबी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास देने के लिए एक तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों हमें याद है। मास कितना होता है 9.1 10 पावर माइनस 31, वी कितना है 10 पावर 6, क्यू कितना है 1.6 10 पावर माइनस 19 और टी कितना गिवन है 2। अगले स्टेप में एक काम करें, इसको लिखिए 9.1 10 की पावर माइनस 31 प्लस 6, ये माइनस 19 ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 2 क्या बन जाएगा 3.2। अगले स्टेप में अगर आप इसका समझेंगे 9.1 है, ये 3.2 है। अगर ये 9 होता है 3 होता तो आंसर 3 आया, अभी 3.2 है तो आंसर 3 से थोड़ा सा क्या है कम, तो 3 से थोड़ा सा कम है लेते तो लेट्स से 2.9। ठीक, और यहां पर लिखा हुआ होगा 10 की पावर माइनस 6 प्लस 19 क्या बनेगा 25, माइनस 31 प्लस 25 क्या बन जाएगा माइनस 6, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा मीटर। यही आपका क्या होगा आंसर। क्योंकि आप सॉल्व कर रहे होगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैंने तो अप्रोक्सीमेशन से काम कर दिया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास जो है वो कुछ ऑप्शंस होंगे, तो अब जो ऑप्शंस होंगे मैं आपको वो ऑप्शन बताता हूँ। अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दें 9.1 exponent minus 31 into 1 exponent 6 divided by 1.6 exponent minus 19 और फिर divided by 2, तो आपको ऑप्शन नजर आएगा एक 2.8 10 पावर माइनस 6, यानी अगर मुझे ऑप्शन ये नजर आए ऑप्शन ए 1.1 10 पावर माइनस 7, ऑप्शन बी 2.8 10 पावर minus 6, option C 6.7 10 power minus 4, option D 8.2 10 power minus 2, 2.8 10 power minus 6। आपने अप्रोक्सीमेशन से 2.9 निकाला है, आप 2.8 से मार्क कर देंगे। सवाल पूछे हैं कि एक शटल, लेकिन ज्यादातर जो एमसीक्यू पूछा जाता है या जा सकता है वो क्या है, दो चार्जेस की डिफ्लेक्शन का कंपैरिजन। पहले तो कौन सा इस्तेमाल करें, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल एंटर, एक छोटा सर्कल बना और एक बहुत बड़ा सर्कल बना, तो कौन ज्यादा डेविएट हुआ हो, जो बड़ा सर्कल बना रहा है या छोटा सर्कल बना रहा है, डेविड मतलब जो जिसमें डिफ्लेक्शन आता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल आए और ऐसा पाथ बनाए, एक चार्ज पार्टिकल है और ऐसा पाथ बनाता है, कौन पार्टिकल ऐसा है जिसकी डायरेक्शन ज्यादा चेंज होगी, छोटे वाले। बड़े वाले में डेविएशन क्या है कम, ये बिल्कुल ऐसे ना गाड़ी राउंड के गेट घूमती है, छोटा राउंड होगा तो डिफ्लेक्शन शार्प फील होगी, बड़ा राउंड होगा तो आपको फील भी नहीं होता है। कराची में कितने ब्रिजेस ऐसे हैं जो पूरा 360 में घूम जाते हैं, लेकिन गाड़ी चलते हुए आपको फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बड़े सर्किट है। लेकिन जब आप किसी गली के अंदर या रोड के अंदर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो वो शार्प फील होता है, क्योंकि आप एक छोटे रेडियस के अंदर जो है वो गाड़ी दोबारा होता है। जितना छोटा रेडियस होगा डिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी, जितना बड़ा रेडियस होगा डिफ्लेक्शन उतनी ही कम। तो एक बात क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जिसका रेडियस ज्यादा डिफ्लेक्शन कम, जिसका रेडियस कम डिफ्लेक्शन ज्यादा। ठीक, अगर मुझसे कहा जाए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, दोनों सेम फील्ड में एंटर हुए परपेंडिकुलरली, आपसे पूछा जाएगा ये बताएं दोनों में से डिफरेंस ज्यादा कौन हो।
तो आप क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका बताओ। आपने कहा चार्ज बराबर होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेलोसिटी बी और थीटा 90। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आप लिखेंगे एम वी अपॉन क्यू बी। अब वी ई बी दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एम टाइम वी अपॉन ई बी, और इस पूरे को मैं कांस्टेंट लिख देता हूं, लेट्स से के, ताकि इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाए। अब याद है ये क्या याद करना, रेडियस फॉर प्रोटॉन, तो ये बनेगा मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ई कर देता है, बेहतर हो जाएगा। और v अपॉन ईवी, अब ये v अपॉन ईवी यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेम। तो ये फॉर्म बन जाएगी रेडियस फॉर प्रोटॉन इज mv टाइम्स k। अब k तो दोनों में क्या है, सेम। ये बताइए इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन कितना ज्यादा होता है, आपने कोई वैल्यू भी याद की थी, 1835। आप ये कहते थे कि आप इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलाएंगे तो तब जाके जो है वो एक प्रोटॉन के बराबर का मास बनाएगा। देखिए ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 पावर माइनस 31, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6 10 पावर माइनस 27। तकरीबन 2000 इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं जो एक प्रोटॉन का मास बनता है। इसका मतलब है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या मैं कह सकता हूँ रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर रेडियस ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो फिर डिफ्लेक्शन किसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन में। तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट मोर। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कैलकुलेशन करके दिखाई है, हो सकता है वो आपको अपना दूसरा पार्टिकल देगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नोट कर ले, तो इसकी एक आध एग्जांपल और देखो।
क्या हुआ? अच्छा, अगर थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से एंटर है। ये बताइए कि अल्फा और बीटा अगर दोनों सेम स्पीड से सेम फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर, तो बताइए किसमें ज्यादा डिफ्रैक्शन है? ये आपने बताया, सॉल्व करके। अल्फा याद है क्या था? ऐसा पॉजिटिव। अल्फा में होते थे इसका मास होता था 4 प्रोटॉन और चार्ज होता था 2 प्रोटॉन, ठीक। और बीटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन। अब बेटा बीटा का बीटा तो इलेक्ट्रॉन, रिफ्लेक्शन ज्यादा। बीटा की डिफ्रैक्शन ज्यादा होगी। चलिए तो तुक्के में जवाब बिल्कुल सही आ गया। नहीं हो सकता आप लोग रेडियो एक्टिविटी में जो डायग्राम आते हैं ना रदरफोर्ड वाली, उसमें हम दिखा देते कि बीटा में डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा है। जिस दिलचस्पी के साथ आपने जवाब दिया मेरा ख्याल है मैं सॉल्व करूँ। अगर आप अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा के लिए याद रखिएगा इसका मास बराबर है 4 प्रोटॉन के और इसका चार्ज बराबर है 2 प्रोटॉन, जिसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखा जाएगा 2। बीटा की बात करेंगे तो मास बराबर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के और चार्ज बराबर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर मैं रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करूं एम वी अपॉन क्यू बी, तो एम की जगह क्या लिखूं 4 एम पी, वी एज इट इज, क्यू की जगह 2 ई और बी, तो ये बन जाएगा 2 एम पी वी अपॉन ई बी, क्योंकि ये क्या रहेगा कांस्टेंट। अब बीटा की बात करें एम वी अपॉन ई बी, तो ये आपके पास जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो आर बराबर है एम ई वी अपॉन ई बी। अब आपको नजर आ रहा है कि 2 एम पी एम ई से बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है रेडियस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन रेडियस फॉर बीटा, तो इसका मतलब है बीटा में डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होगी। ये तो किस्मत अच्छी थी कि तो ऐसे चार्जेस थे जिनके डिफ्लेक्शन में पहले से याद है, क्योंकि वो जो रदरफोर्ड वाली डायग्राम का हवाला दे रहा हूँ उसमें आप कुछ ऐसे ही करते थे ना, आप ये कहते थे कि यहाँ पर कैविटी बनाएंगे, स्क्रीन होती थी, और जो ट्रेसेस बनाते थे आप वो ऐसे बनाते, आप कहते थे कि अल्फा है ये बीटा है ये गामा, तो वहीं पे आप कहते थे कि बीटा के अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा है, तो इत्तेफाक से वो भी याद ही था। लेकिन अगर वो कोई डिफरेंट चार्जेस है तो आपको तरीका सही आना चाहिए। तरीका ही होता है कि आप इवेंचुअली वहां तक पहुंच जाए जहां पर कुछ कांस्टेंट हो जाए, बाकी को कंपेयर करके फैसला करना होता है कि रेडियस ज्यादा है या कम है। नोट कर लीजिए।
अच्छा, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है इलेक्ट्रिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। याद होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती थी टुवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, जिनके बारे में हमें यकीन है कि सेपरेट नहीं हो सकते, यानी आइसोलेटेड नॉर्थ आइसोलेटेड साउथ एक्सिस्ट नहीं करता। जैसा आप कहते हैं ना आइसोलेटेड पॉजिटिव आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, वैसे पोल्स आइसोलेटेड नहीं होते। अगर आप उस मैग्नेट को तोड़ भी देंगे तो ये नॉर्थ होगा ये साउथ, इसको तोड़ दीजिए ये नॉर्थ होगा ये साउथ। इवन एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी एक फॉइल, तो एक साइड नॉर्थ होगी और एक साइड साउथ। जो लाइन ऑफ फोर्स है वो हमेशा नॉर्थ से कहां जाया करती है, साउथ की तरफ जाया करती है। ठीक, पहली बात। आपने लाइंस ऑफ फोर्स के लिए टर्म बनाई जिसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक उसी तरह जैसे हुआ करता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Total number of electric lines of force passing perpendicularly through the surface is called electric flux. So total number of magnetic lines of force passing perpendicularly through the surface is called magnetic flux. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला कैसे जाता है, इसको लिखते हैं फाई बी, और ये बराबर होगा किसके, बी डॉट ए, वहां होता था ई डॉट ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड एरिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया। ये जो बी है, इस बी को आप नाम देते थे स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कहते। उसके लिए आप दो नाम इस्तेमाल करते हैं। एक नाम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, या इसके लिए दूसरा नाम इस्तेमाल होता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, अब ये नाम आए कैसे, इसको देखते हैं। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में से डॉट को रिमूव करूं तो शायद वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग से आपको याद हो, जब डॉट हटता है तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि बी इज परपेंडिकुलर टू ए है, ठीक है, तो थीटा कितना पुट करेंगे, 90। अब सर इस बीच परपेंडिकुलर पे एक को ड्रॉ करता हूं। ये सरफेस है, सरफेस का एरिया हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर बी एरिया के परपेंडिकुलर है तो बी ऐसे होना चाहिए। क्या ये लाइन सरफेस से गुजर रही है, नहीं, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो देखें यहाँ पे जीरो खुद ही आ जाए। आप यहाँ पर लिखेंगे फाइव बी इक्वल बी ए कॉस 90, cos 90 is 0। तो आपके पास 5b बराबर होगा किसके, 0। 5b बराबर होगा किसके, 0 के। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूं b is parallel to area, तो अब एक बात होता है कि थीटा कितना पुट करेंगे, 0। सर इसको पहले ड्रॉ करके देखिए, सरफेस, ये सरफेस का क्या है, एरिया, क्योंकि b एरिया के पैरेलल है तो अब भी ऐसे बनना चाहिए। देखें पूरी लाइन सरफेस से क्या हो रही है, पास, तो फ्लक्स क्या बनेगा, मैक्सिमम। आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, 5b इक्वल बी ए कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है, 1। तो 5b का बन जाएगा बी ए, तो यहाँ से b किसके बराबर होगा, 5b अपॉन ए। तभी b का नाम है फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय एरिया और एनीथिंग डिवाइड बाय साइज इज डेंसिटी। ये क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी। ये टॉपिक देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन मुझे अगर गलत याद नहीं पढ़ना तो 2024 में जो पेपर होगा उसमें चैप्टर से 3 एमसीक्यू आया, तीनों का ताल्लुक मैग्नेटिक फ्लक्स। एक में उन्होंने पूछ लिया होगा मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन बता दें, दूसरे में पूछ लिया होगा कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एक में पूछ लिया होगा कि फ्लक्स मिनिमम मैक्सिमम कब होता है। यानी वो सब जो है वो सारे क्वेश्चन इसी से जो है वो पूछ लिए गए। ठीक, आपके पास एमसीक्यूज वाले बुकलेट मौजूद है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन जो है वो नजर आए, बल्कि 2023 वाले पेपर की बात कर रहा हूँ, अभी चल पीरियड में। तरीका समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर ये इजाफा कर दो,
बी परपेंडिकुलर टू एरिया का मतलब होता है बी पैरेलल टू सरफेस, देखो, और बी पैरेलल टू एरिया का मतलब होता है बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। और फ्लक्स मैक्सिमम उस वक्त होता है जब सरफेस के क्या बने, परपेंडिकुलर बने। अब एक आखिरी बात, अगर आपको फ्लक्स का यूनिट चाहिए तो बी का यूनिट क्या हुआ करता था, टेस्ला। तो फिर फ्लक्स का यूनिट बनना चाहिए क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम मिला के क्या नाम दे देते हैं, वेबर। ये वजह बहुत सारी जगहों पर टेस्ला को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको किताब में मैग्नेटिक फील्ड और रिफ्लेक्शन का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ जाएगा, टेस्ला भी लिखा हुआ जाएगा, ठीक, नोट कर लीजिए। वैसे तो न्यूमेरिकल कोई पेपर में हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं है, लेकिन ये आइडिया पता होना चाहिए। फर्स्ट करिए फील्ड, मैंने यहाँ पर एक प्लेट ला के रखी जो सरफेस से एंगल बना रही है, लेट्स से 30, ठीक है।
और मुझे पता है कि सरफेस जो फील्ड है वो फील्ड है लेट्स से 2 टेस्ला। जो सरफेस का एरिया है वो है लेट्स से 4 स्क्वायर मीटर। आपको ये बताना कि फ्लक्स कितना हो, ये आपने बताना। पहले आप मुझे बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। एक सरफेस है, वो फील्ड से कितने एंगल पे रखी हुई है, 30। एरिया के मैंने एंगल के मैंने फील्ड के मैंने मुझे फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। तो अगर जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए कि फ्लक्स कितना है। कौन सा है? तो कर दे बढ़िया। जो लोग घर में बैठे हैं वो भी जमाना बस। बस आपका आइडिया अपनी जगह पे सही है, 30 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताना है बस। और कितना अपने नहीं ये भी बता सकता। हाँ ये भी सही है, 60 भी सही है। क्यों होगा ये बता। इस वजह से नहीं होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने खासतौर पे नहीं लिखा है, इस तरह का आपको एक बार याद है। जो एंगल हमें चाहिए होता है वो सरफेस ऑफ फील्ड का एंगल होता है, एरिया ऑफ फील्ड का एंगल होता है। ये किसका एंगल है, सरफेस का। तो पहले आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, एरिया। एरिया में यहाँ सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60। तो ये एंगल कितना होगा 60। इसका मतलब जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो मैं लिखूंगा बी ए कॉस थीटा। बी का मतलब 2, ए का मतलब 4 और थीटा का मतलब 60। cos 60 कितना होता है 0.5। तो ये बनेगा 2 इंटू 4 इंटू 0.5। शायद आपको याद है 0.5 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है आगे हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके। 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 0.5 इज 4, 4 इंटू 0.5 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। जैसे सॉल्व करना चाहे कर ले, आंसर आ जाएगा 4 वेबर। या कैसा भी कर इसको, ठीक नोट कर लेते। तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं।
एमसीक्यूज वाले बुकलेट है आपको, पास पेपर्स वाले मिल तो गई है, घर में कैसे रखेंगे, वो यूज तो नहीं करेगा उसमें। नहीं, उसमें जाके मैक्सिमम में देखेंगे ना, तो आपको वो 3 क्वेश्चन का जो रेफरेंस दे रहा था वो भी नजर आएगा। ठीक। अच्छा, मैग्नेटिज्म में यही वो टॉपिक है जो आपको डिस्कस करना है। सिर्फ आपका ऐसा जो है ना, वो खासतौर पे एक यूनिट का जिक्र करता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको आप टेस्ला कहते हैं। ये यूनिट आया कहां से? देखिए हमें फॉर्मूला याद है, F इक्वल क्यू बी बी sin थीटा। मेरा सिर्फ सारी क्वांटिटीज में सिर्फ बी वो था जिसका यूनिट आप नहीं जानते, बाकी सबका यूनिट तो आपको पता था। तो मैंने क्या किया, बी का फॉर्मूला अलग कर दिया, मैंने लिखा F अपॉन क्यू बी sin थीटा। बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। वेलोसिटी का क्या होता है? और sin थीटा, इसको हम जीरो कर दें। sin थीटा इज यूनिटलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, तो लेंथ का रेशियो होता है, तो यूनिटलेस होता है। अच्छा, कूलम पर सेकंड क्या बन जाएगा? एम्पियर। यहाँ क्या जाएगा? मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज एक्चुअली बी, एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड टेस्ला। इस पूरे यूनिट को क्या नाम दिया जाता है? टेस्ला दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन की टाइप है जो यूजुअली हम थ्योरी में नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन एप्टीट्यूड में पूछी जा सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कन्वर्ट वेबर इनटू बेस यूनिट्स, अब बेस यूनिट को समझ ले, फंडामेंटल, ऐसा ही मतलब। अगर मैं आपसे कहूं कि वेबर का बताइए बेस यूनिट क्या होना चाहिए, फंडामेंटल में क्या होना चाहिए, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रिकॉल किया कि जो वेबर है वो किसका यूनिट है? फ्लक्स का। और अगर मैं फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है? बी ए। अगर मैं बी के यूनिट की बात करूं तो वो क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब मीटर तो बेस है, ध्यान रखना की टेंशन बताऊंगा, टेस्ला बेस नहीं है। टेस्ला का मतलब क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आपने कहा मीटर से स्क्वायर कैंसिल। अब एम्पियर भी फंडामेंटल है, ऐसा यूनिट में है। मीटर भी अब किसका मसला है? न्यूटन। तो मुझे अचानक से याद आया, न्यूटन का मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद आया? न्यूटन का मतलब होता था F इक्वल एम ए। आपसे निकालना था ना F इक्वल एम ए, तो आपने कहा न्यूटन का मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा? एम्पियर। यहाँ क्या लिखा होगा? मीटर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? किलोग्राम एम्पियर इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। यह आपके पास है वो बेस यूनिट है। हमें यूनिट में थोड़ी सी यूनिक कन्वर्जन आनी चाहिए कि आप किसी भी यूनिट को फंडामेंटल में या बेस यूनिट में आसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर